नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे किश्तवाड़ से रह चुके एमएलए सुनील शर्मा जी और साथ ही साथ मौजूदा महासचिव जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के। इनसे हम इस वक्त खास बातचीत करेंगे। साथ ही साथ कोरोना वायरस की जो महामारी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, इस पर भी हम अलग अलग नेताओं से, अलग अलग राजनेताओं से टिप्पणी लेते हैं ताकि उनके क्या विचार हैं खासकर कोरोना वायरस से, और अपनी पार्टी की तरफ से या फिर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो क्या क्या कदम जो है उठाते हैं। सुनील जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ से कोरोना वायरस की महामारी और क्या कहना रहेगा आपका, और आपकी पार्टी से के द्वारा जो है क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, साथ ही साथ आपके इंडिविजुअल लेवल पे जो है किस तरह से आप काम कर रहे हैं इस महामारी के अंदर। धन्यवाद शीतल जी। आज तो पूरे देश दुनिया में एक ही बात चल रही है, वो कोरोना कोविड की बात चल रही है। हमारा किश्तवाड़ भी इससे बचा नहीं है। आपने मेरी व्यक्तिगत और मेरी पार्टी की जो इस वक्त कार्यशैली इसमें है उसके बारे में पूछा। मैं इन दोनों चीज़ों पे आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व डे 1 से, पहले दिन से इसके लिए बहुत ही सीरियस है और एक नहीं विविध कार्यक्रम हमने इसमें चलाए हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश तथा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो निर्देश आ रहे हैं और ग्राउंड की परिस्थितियों के मद्देनज़र जो आवश्यकताएं हैं, उन दोनों को लेके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हालांकि वो और भी अन्य संस्थाएं भी चला रही है, हम उस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं, बहुत सारी एनजीओज़ भी चला रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पेसिफिकली जो कर रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा पूरे देश में और देश के साथ साथ यहाँ ज़िला किश्तवाड़ में। वो सबसे पहला नीड द फीडी, जो गरीब जिसके पास अन्न नहीं है उसके पास अन्न पहुँचाना। एक खुशकिस्मती है कि किश्तवाड़ में बहुत ऐसा मतलब कम जनमानस है जिसके पास अन्न की कोई ज़्यादा कमी है, लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग हैं उन तक अन्न पहुंचाना ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये यहाँ पे भी हमारे ज़िला लेवल पे भी खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रदीप जी, और नीचे लेवल तक, ब्लॉक्स लेवल तक हमने मैनेज किया है राशन जो वहाँ पे बांटा जा रहा है। जो कोई विडो है, जो कोई लेबर है, उनको हम पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ फेस कवर जिसको मास्क कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है और भारतीय जनता पार्टी भी इसको बड़े वॉर फुटिंग लेवल पे कर रही है। महिला मोर्चा जो है हमारा, महिलाएं जो हैं, खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी महिला जो मोर्चा है, इन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाई और बहुत ज़्यादा फेस कवर, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं लेकिन 5000 से ज़्यादा फेस कवर यहाँ पे भी बांटे गए और देश में करोड़ों फेस कवर अन्य संस्थाएँ भी बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से फेस कवर मास्क बांट रही है। सुनील जी, आप कोरोना के चलते प्रशासन के कार्य से कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं, और काफ़ी सारी कमियां भी देखने को मिल रही हैं। हमारे पास काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं क्वारंटीन सेंटर से, चाहे वहां की फैसिलिटीज़ हो या वहां का खाना हो। तो क्या आपकी क्या राय है इस सब पर, खासकर प्रशासन का जो ये कार्य चल रहा है कोरोना के अंदर? शीतल जी, अगर हमारे घर में भी अचानक कोई 10 मेहमान आ जाएं तो हमारा घर में कितनी भी व्यवस्थाएं हैं फिर भी डिस्टर्ब हो जाता है। बाथरूम हमारा स्मूथली नहीं चलेगा, खाने पीने की चीज़ें स्मूथली नहीं चलेंगी। तो ये जो कोरोना जो शुरू हुआ, ये एक अचानक एक बीमारी आई, वायरस आया, जिस वजह से हम पहले कोई प्रिपेयर तो नहीं थे, ऐसा कोई पूरा देश प्रिपेयर नहीं था और इतनी बड़ी लेवल पे होगा उसके लिए भी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। लेकिन मैं प्रशासन के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, विशेषकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत काम किया। यहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, सफाई कर्मचारी, इन्होंने तो अतुलनीय काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कमियां तो रहेंगी, जहाँ पे काम होगा वहाँ कमियां त्रुटियां होंगी। आप मुझे बताइए कि कहाँ से रातों रात इतने क्वारंटीन सेंटर्स तैयार होते और बिल्कुल बाथरूम स्मूथली चलते।
छोटी मोटी चीज़ें होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। ये देश में नहीं पूरी दुनिया में है। हम लोगों को भी इसमें साथ देना चाहिए। इस वक्त हम कोई वो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही होगी प्रशासन, लेकिन हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, और मुझे लगता है जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं। ये प्रशंसनीय है, ये सराहनीय है। सुनील जी, इसके बाद हम किश्तवाड़ पे आते हैं। किश्तवाड़ में देखें तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जिस पे कहीं ना कहीं सियासत राजनीति भी टिकी हुई है। तो पूर्व मंत्री होने के नाते आपने कितनी समस्याओं को हल किया और कितनी अभी हल होनी है? अगर नहीं हो पा रही हैं तो क्यों नहीं हो पा रही हैं? शीतल जी, जितनी भी समस्याएं हैं 70 सालों से ये समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हुई हैं, और मुझे केवल 3 साल मिले। आप खुद समझते हैं कि हमें अपना टेन्योर भी पूरा नहीं मिला। मुझे पूरी उम्मीद थी, एक रोड मैप मैंने 6 साल का तैयार किया था और उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती रही, जो हालात बने, जो सर्कमस्टांसेस बने, उसमें सरकार टूटी और हमें जो हमने रोड मैप चलाया था वो आधा अधूरा रह गया। समस्याएं यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या पानी की है। किश्तवाड़ में जो प्रॉपर किश्तवाड़ है, इसमें मैंने शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान दोनों रखा था। शॉर्ट टर्म प्लान में जो हमारी नईगढ़ की स्कीम थी उसको मैं एक्सपीडाइट करा रहा था, ये जल्दी से जल्दी पहुँचे, और अभी पहुँच भी गई है। लॉन्ग टर्म प्लान के लिए मैंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्लोगन दिया था। यहाँ पे रतन नाग जो हमारे यहाँ नागसिनी में आता है, उस पर एक डाइवर्शन टनल लेके हम यहाँ पे पानी ला रहे थे। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इसको बहुत मतलब एक अच्छी लेवल तक मैंने पहुंचाया है। सबसे पहले इसका डीपीआर तैयार करना, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये कोई ओवरनाइट तैयार नहीं होता है, इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी होती है। बर्फ़ की लेवल अगले साल कितनी होगी, इस साल कितनी है, वो सालों लग जाते हैं। तो 2-2.5 साल इसको डीपीआर बनने में लगे। डीपीआर बनने के बाद इसके लिए पैसा भी मैंने एलोकेट करवाया था, लगभग 350 करोड़ का। और इसके लिए मैंने अपने टाइम आरएफक्यू भी निकाला था, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन टेंडर जिसे हम कहेंगे। टेंडर निकालने से पहले एक वो एलिजिबिलिटी होती है इन चीज़ देखने के लिए, वो भी निकाला था। बदकिस्मती से उसी टाइम सरकार गई, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान जो मुझे रतन नाग का डाइवर्शन टनल का था वो रुका हुआ है अभी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो होगा नहीं, वो करा के रहेंगे हम। लेकिन जी, मोदी जी ने एक अनाउंस किया था यहाँ से कि यहाँ पे जो है मल्टीपर्पज़ टनल बनाया जाएगा। तो क्या वजह रही कि आज तक वो जो मल्टीपर्पज़ टनल है वो नहीं बन पाया है यहाँ पे? देखिए शीतल जी, जो अनाउंसमेंट होती है उसके लिए समय लगता है। आप बहुत विद्वान हैं, आप नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों का। यहाँ पे प्रोजेक्ट कब से हम बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आती है। इसमें स्टडी में टाइम लगता है, क्योंकि जो ये काम करना होता है इसकी स्टडी में बहुत टाइम लगता है। जो मोदी जी ने 2014 एंडिंग में यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, दिसंबर में, नवंबर में, उस पे प्रोसेस तब से चल रहा है। 2015 एंडिंग में हमने इसका डीपीआर बनाना शुरू किया। 2017 एंडिंग में इसका डीपीआर तैयार हुआ, और 2018 में इसका हमने आरएफक्यू प्रपोजल जो मैंने देना था वो निकाला था। बदकिस्मती से सरकार न होने की वजह से ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है ये उस स्पीड से काम नहीं करते हैं जो पॉलिटिकल सेटअप करता है। अब चीज़ें जो बनी हुई है ब्यूरोक्रेसी में वो इतनी स्पीड से नहीं हो पाई, वरना आज तक इस पर काम शुरू हुआ होता। ये डीपीआर जो हमने बनाया है और जो इसमें पैसा एलोकेट हुआ है पीएमडीपी में 350 करोड़ रुपया, वो तो बाज़ाब्ता मतलब ऑन पेपर से वो आप कभी भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, वो सोचते हैं अनाउंसमेंट हुई तो कुछ हुआ नहीं। इसमें बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी होना बाकी है। अब मैंने फिर ये बात दोहराऊंगा कि बदकिस्मती रही, सरकार अधूरी चली, वरना ये अभी तक हो गया होता। 1600 लीटर पर सेकेंड 1600 LPS पानी यहाँ पे आएगा, जिससे वो मल्टीपर्पज़ एट ए टाइम वो 3 सीरीज़ में पावर जनरेट करेगा। 9 मेगावाट का 27 मेगावाट ये पानी जनरेट करेगा। 1600 LPS लीटर पर सेकेंड पानी आएगा। और इसमें इरिगेशन का भी रखा है हमने। इसमें जो नेचुरल नालाज हैं, जैसे मणपयार है, आगी है, इनको भी हम ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें भी पानी डालने की कोशिश की है उसमें। देखिए, मैं दोबारा कहूँगा, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ये स्पीड कम हुई, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे ज़रूर ये प्रोजेक्ट जो मोदी जी की अनाउंसमेंट इस परेड ग्राउंड में, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में हुई है, ये मैं सफल करके दिखाऊंगा। इसमें मेहनत चल रही है, लेकिन अभी
ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में स्पीड कम हुई है, ये कोई शक नहीं इसमें। सुनील जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा एक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। आपकी जो छवि है वो एक ईमानदार नेता के रूप में उभरी है। आप एक ईमानदार जो रास्ता है उस पे चलने वाले नेता हैं। तो क्या लगातार लोगों के हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनकी कंप्लेंट्स आती हैं कि आरडीडी डिपार्टमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है, साथ ही साथ कमीशन सिस्टम चलता है। तो आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं खासकर इस तरह के जो ये काम होते हैं, और साथ ही साथ किस तरह से आप इस पूरे को देखते हैं, खासकर जो आरडीडी के अंदर जो ये कमीशन सिस्टम चलता है, इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? कोई शक नहीं, लोग जो बेचारे भुगत रहे हैं उनकी बात भी हमें सुननी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें हम डिनाई नहीं करेंगे। एक पॉलिटिकल जो सेटअप होता है वो एक चेक रखता है, वो ऐसे लोगों को, ऐसे अफसरों को चेक रखता है। आज बिल्कुल ये बेलगाम हो गए हैं और बहुत जगहों पे ये कंप्लेंट्स आ रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हम सिस्टम से बाहर हैं, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है और दिल्ली में केंद्र की सरकार है, लेकिन दैट डजेंट मीन्स कि मेरी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिस्टम के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिस्टम से बाहर रह के हम डायरेक्टली कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते राइट प्लेटफार्म पे, अप्रोप्रिएट प्लेटफार्म पे हम इन बातों को उजागर करते हैं। और चूंकि एक अफसरी राज है, इस अफसरी राज में बहुत कम देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश वो लगाते हैं। लेकिन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत ही एक ईमानदार आदमी आए हैं, उनकी एक इंटेंशन बड़ी क्लियर है। ऊपर से मोदी जी जो पूरे देश में जिस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंसी इन्होंने लाई है, जिस प्रकार से पारदर्शिता लाई है, तो समय लगेगा शीतल जी इसको भी, भ्रष्टाचार को भी ग्राउंड में ख़त्म होने में। लेकिन फिर भी आज उस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं जो होता था। आज बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी है, आज PRIs है, आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज आपके पास जियो टैगिंग है, आज बहुत प्रकार का सिस्टम जो है चेंज हो चुका है। लेकिन इसको कंप्लीट ख़त्म करने के लिए अभी थोड़ा समय लग जाएगा। सुनील जी, अब हम बात करते हैं किश्तवाड़ बीजेपी से जुड़ी, जहां ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के अंदर, किश्तवाड़ बीजेपी के अंदर कोल्ड वार जो है चल रहा है, कहीं कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। तो आप क्लैरिफिकेशन कीजिए कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि किश्तवाड़ बीजेपी के अंदर जो सुनने में आ रहा है, क्या वो सच में पीछे से हो रहा है? ये बिल्कुल जिसे कहेंगे बेसलेस बात है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई कोल्ड वार होगा। भारतीय जनता पार्टी, मुझे मतलब अगर आप बताएंगे कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है, मैं उस पर भी स्पष्टीकरण दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सुदृढ़ है और बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है। अनुशासन इसमें बहुत कूट कूट के भरा होता है। यहाँ पे कोई ऐसा कोल्ड वार है ही नहीं, दिखा ही नहीं, मुझे नहीं दिखा। कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने में जल्दबाजी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो अभी दूसरी बार बने, ऐसे जल्दबाजी नहीं है। पहले जो प्रदीप सिंह जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनका 1 साल तो पहले भी रहा। 2019 में मार्च में इनकी घोषणा हुई और 2020 में स्टार्टिंग में, या आई थिंक 2019 एंडिंग में ही दोबारा रीइलेक्ट हुए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। सुनील जी, युवाओं पे बात करना ज़रूरी है। युवा एक शक्ति होती है। तो मैं आपका भाषण सुन रहा था लगभग जब आप चुनाव के दौरान भाषण एक बार प्लेग्राउंड में दे रहे थे, तो उसमें आपने बताया था कि 7,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। तो क्या कितना टारगेट अभी तक जो है आप लेकर चले हैं, और कितना टारगेट पूरा, और कितने युवाओं को आपने लगाया है पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर? शीतल जी, ये मुझे बड़ी ही हैरानी हो रही है। 70 साल वर्सेस 3 साल कोई कंपैरिजन कर नहीं रहा है। मैंने खुले दिल से कहा, 7 नहीं, मैंने कहा है 10 से 15 हज़ार नौजवानों को हम नौकरी दिलाएंगे, और इस पे मैं अडिग हूँ। आपके सामने चीज़ें छुपी नहीं हैं। पकड़ डूल, चाहे डंगडूरू की तरफ से लो, चाहे डूल की तरफ से लो, आप कीरू लीजिए, आप कवाड़ लीजिए, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को हमने यहाँ पे लाया। मेरे टेन्योर में, हमारे हस्तक्षेप से, हमारी सरकार ने जो भी हमने प्रयास करने थे, एक एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता हूँ, समय आपके पास कम है, लेकिन इन तीनों प्रोजेक्ट्स को हमने यहाँ पे लाए। और मुझे नहीं पूछे आप, इनके जो हेड्स हैं प्रोजेक्ट्स के, या इनके पीछे जो
कंट्रोलिंग एजेंसी है CPP, इनके हेड्स को पूछे। जब ये तीनों प्रोजेक्ट्स फुल स्विंग पे चलेंगे 10 से 15 हज़ार नौजवान लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इससे ज़्यादा लगेंगे। अभी भी इस वक्त भी 1000 से ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं। बदकिस्मती रही कोरोना रहा, वरना मार्च के बाद अभी तक 1000-2000 और गए होते। अभी यहाँ पे पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी आई हुई है, उनको तो काम 2 महीने पहले शुरू करना था, कोरोना की वजह से अभी तक शुरू नहीं हो पाया। उसमें भी 1000-2000 लग जाए तो मैं अपने भाषण में मैं एक अपने आप में बड़ी संतुष्टि वो करता हूँ, फील करता हूँ कि मैंने जो कहा वो हुआ, वो मैंने करके दिखाया। वरना यहाँ पे भाषणों में बहुत बड़े बड़े बातें की है, पहले भी लोगों ने बताए ना। हमारा कंपैरिजन करें, क्या हमने 1 इंच भी हम कहीं पीछे रहे? हमने प्रोजेक्ट्स की बात की, किया। हमने यहाँ पे एयरपोर्ट की बात की। बदकिस्मती है, मैंने फिर कहा सरकार गई, मैंने कंपनसेशन भी इन लोगों को दिला दिया था, इसकी मेजरमेंट टेंडर भी निकाल दिया था, वैसे कि ही रुका हुआ है। आप मुझे बताएं, जो हमने बात की वो कहाँ पे हम पीछे रहे? एक भी बात, जो बात मैंने भाषण में कही, 7000 नहीं, आज भी कहता हूँ 10,000 से ज़्यादा नौजवान लगेंगे। अभी ये ब्रेक लग गई है कोरोना की वजह से। अब पूरा देश क्या, पूरा दुनिया ही ठप बैठा है, पूरे प्रोजेक्ट ही रुके हैं। तो यहाँ मैं कैसे बोलूँ? नौजवानों को फिर मैं आश्वासन दूंगा, किश्तवाड़ का कोई नौजवान बेकार नहीं रहेगा। पूरी स्टेट में मुझे बताएं, एक्सेप्ट किश्तवाड़, कहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी इतनी खड़ी हुई? ये हमने प्रयास किया। शीतल जी, ये अब बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ चर्चा के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बात लाऊंगा। ये केवल और केवल मेरे प्रयासों से हुआ कि 26 का 2600 करोड़ रुपया हमने सेंटर से लाया, वरना ये प्रोजेक्ट ही नहीं चलता। अब ये प्रयास तो कहीं हुए ना, बट ये हिडन प्रयास हैं, दिखते नहीं हैं। और नहीं मुझे ज़्यादा आदत है ज़्यादा शोर करने की, ढंढोरा पीटने की। मैं समझता हूँ कि लोग खुद फील करने चाहिए कि कुछ हुआ। 2600 करोड़ रुपया इक्विटी कैपिटल शेयर जो है वो हमें सेंटर से लाया और पकलडूल को शुरू करवाया। कीरू शुरू हुआ, कवाड़ का टेंडर हो गया है, L1 LNT आ चुका है। तो कहाँ पे कमी हुई? 7000 नहीं, 10 से 15,000 नौजवान यहाँ के काम करेंगे। इस वक्त भी 1000-1500 लोग काम कर रहे हैं, टिपर वाले, ट्रक वाले, ये वाले, दुकानदार, चल रहा है। तो क्या हम मान के चलें कि कोरोना की महामारी के बाद युवाओं को राहत मिलने वाली है? यस, डेफिनेटली। आज भी, अभी मुझे लगता है मेरी आज भी बात हुई थी, अगर थोड़ा बहुत स्कोप हुई, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अगर थोड़ा सा इनको दे देते हैं परमिशन काम करने की, पूरी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करके, तो जून में ही शुरू हो जाएगा फिर नौजवानों को। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। एक ओम मेहता जी ने यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया था इंदिरा गांधी जी के माध्यम से, ये वाला डुल हस्ती प्रोजेक्ट। आज भी ओम मेहता जी को यहाँ पे जन जन याद कर रहे हैं। खैर, हम उस स्तर तक अपने आप को नहीं मानते, हम नहीं कहते, वो बहुत बड़ी विभूति थी, वो एक किश्तवाड़ की एक बहुत बड़ी हस्ती थी, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन शीतल जी, डुल हस्ती एक आया तो इतना चेंज हुआ और आज भी लोग उसको याद करते हैं। हमने तो 3 लाए, 3 प्रोजेक्ट। ठीक है, उनको ग्राउंड में विजिबल होते होते समय लग जाएगा, 2-3 साल और लग जाएंगे, लेकिन 3 प्रोजेक्ट मेरे कार्यकाल में, पूरा कार्यकाल नहीं हुआ। अगर 6 साल का होता, आप रतननाग भी यहाँ पे देखते, आप करथे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे देखते। 6 साल नहीं हुए, लेकिन 3 सालों में ही हमने यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट लाए। ज़रूर लोग एक टाइम एहसास करेंगे इस चीज़ का। सुनील जी, किश्तवाड़ शहीदों की धरती है, ये कोई नई बात नहीं है। लगभग यहाँ पे काफ़ी सारे देशभक्तों ने शहादत दी है। पिछले साल की या फिर 2019 की बात करें तो अनिल परिहार जी की शहादत, उनके भाई की शहादत, उसके बाद चंद्रकांत जी की शहादत, बॉडीगार्ड की शहादत। तो क्या शहीदी समाक, हमने परसों एक न्यूज़ लगाई थी, शहीदी समाक के लिए जो कुछ युवा मांग कर रहे हैं कि शहीदी समाक बनना चाहिए, और उसमें पूर्व MLC बीजेपी के जिनने 10 लाख जो है CDF फंड उस चीज़ के लिए दिया भी है। तो क्या शहीदी समाक यहाँ पे बना है? तो अगर नहीं बना है तो कहाँ पे रुकावट रही है शहीदी समाक को बनने की? एक एक बात का मैं जवाब दूंगा। मैंने वो आपकी न्यूज़ सुनी, लेकिन मैं जो वो न्यूज़ आपकी देख रहा था तो मुझे ये लगा कि शायद शीतल जी को भी इस पूरी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, या ग्राउंड का इसमें थोड़ा सा आपने पूरा विश्लेषण नहीं किया है। शहीदी स्मारक, देखिए, ये सिर्फ 2018-19 नहीं, ये 1992-3 से जो भी शहादतें हुई हैं, शहीद सतीश जी भंडारी से लेके अभी लास्ट चंद्रकांत जी तक जितनी शहादतें हुई है, उनके लिए आस्था श्रद्धा का प्रतीक
एक शहीदी स्मारक बने, उसके लिए यहाँ पे एक प्रयास जारी था। समाज ने किया, लोगों ने किया। लेकिन जब मैं एमएलए बना, समाज की ताकत से बना, मेरा पहला जो दायित्व था वो दायित्व था शहीदी स्मारक बनाना। बहुत सारे लोगों ने उसने अलग अलग टिप्पणी दी, पता नहीं है लोगों को बेचारों को, क्योंकि सामाजिक चीज़ों से जुड़ते बहुत कम हैं, इसलिए उनको वो पता भी नहीं है। यहाँ पे कुलीद चौक में आज से लगभग 20 साल पहले हमारी एक संस्था ने यहाँ पे उसको घोषित किया था शहीदी स्मारक। ये मैंने नहीं किया, आज से 20 साल पहले, 20 से भी ज़्यादा हुए होंगे। 10 मई को जब यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त हुआ, वहाँ पे बोर्ड लगाया गया और उस बोर्ड पे शहीदी स्मारक के नाम से बोर्ड लगा। फिर वो ऐसे ही रहा। अब क्या क्या वजूहात रहे, क्या क्या कारण रहे, लेकिन जो ही मैंने एमएलए का पदभार संभाला, मैंने पहले निशाने पे शहीदी स्मारक रखा। शीतल जी 10 लाख रुपया वो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे दिया। मैंने उनसे वो चिट्ठी ली कि हम यहाँ पे एक शहीदी स्मारक बनाना चाहते हैं। सिर्फ 10 लाख नहीं, इसमें 10-15 लाख और लगने। आज 10 लाख में क्या आता है? 10 ट्रक आप पत्थर लाओ, सीमेंट लाओ, रेत लाओ, तो 10 लाख दिखते नहीं है। लेकिन वो एक इनिशियल स्टेज थी और उस 10 लाख की चिट्ठी को लेके मैंने यहाँ पे 2 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। बड़े ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, ऐसे नहीं कोई, बड़े वरिष्ठ जिनका एक समाज में नाम है। उनने वो काम करना वहाँ पे शुरू किया। वो थोड़ा सा काफ़ी डाउन भी था, उसकी पहले फिलिंग की गई। फिलिंग करके उसको बाज़ाब्ता जो आरडीडी डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूट करता है, उसके इंजीनियर्स आए, बीडीओ आए, उन्होंने पूरी निशानदेही दी। फिर वो सारी उसकी एक्सकेवेशन हुई, प्लिंथ वगैरह पूरा कंक्रीट में बना, दीवार लगी, दीवार लगने के बाद उसकी ग्रिलिंग हुई, तो पूरा स्मारक बना दिया। ऐसे नहीं, आपके पास कभी भी आप उसका वो फ़ोटो उठा के ले सकते हैं। वो शहीदी स्मारक वहाँ पे बना दिया, जो भी उसका स्ट्रक्चर बनाना था वो बना दिया वहाँ पे। अब उसमें स्तंभ खड़ा करना था। स्तंभ खड़ा करने के लिए जब उन्होंने काम शुरू किया तो यहाँ पे कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन दायर की। ऑब्जेक्शन, अब उसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। कुछ लोगों ने वाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट उस पर ऑब्जेक्शन दायर की कि यहाँ पे ये लैंड किसी म्यूनसिपलिटी की है, यहाँ पे ये स्तंभ नहीं लगना चाहिए, किसी कम्युनिटी का नहीं। इस प्रकार से उन्होंने डिस्प्यूट खड़ा किया। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उस काम को रोका। अभी सारा वो बन चुका था, सिर्फ स्तंभ खड़ा करना है और पेंट करना है। अब पेंट करने के बाद आप गाड़ी देखें, अगर गाड़ी बगैर पेंट के ही है तो ऐसी लगती है कुछ भी नहीं है। पेंट कर दो तो ऐसा लगता है पता नहीं सारी गाड़ी यही है। तो सिर्फ अगर पेंट ही अगर उस स्ट्रक्चर को हो जाए, आप बोलेंगे कि नहीं यहीं पे है। तो एक पेंट उसको पेंडिंग था, स्तंभ बनाना था। जितना काम उन्होंने किया, वर्क डन जिसे कहते हैं, वर्क डन के अगेंस्ट उसका उनको पैसा मिला जो आरडीडी डिपार्टमेंट देता है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई चेक लाया 10 लाख का तो 10 का दिया। पैसा चिट्ठी आती है, डिपार्टमेंट वर्क डन पे अपने फॉर्मेलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो बनाता है और उनने बनाया, वो विजिबल है, वो वहाँ पे अभी भी ज़िंदा है वो सारा स्ट्रक्चर। तो डिस्प्यूट होने की वजह से, जो डिस्प्यूट जिन लोगों ने भी वहाँ पे उठाया, उस वजह से वो रुका और स्तंभ लग नहीं पाया, तो इसलिए रुका हुआ है। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं। शहीदी स्मारक लगभग बन चुका है, उसको 4 दीवारी हुई, उसकी फिलिंग हुई, कंक्रीट में हुई, उसकी ग्रिलिंग हुई, सारा वो लोहे का काम हुआ। अब एक स्तंभ बाकी है, आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा भी आप सिर्फ यहीं पे आप लोग कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं बना, इसके अलावा भी हमारी जो योजना है वो एक बहुत बड़ा हॉल बनाने की भी है। इसके अलावा लोगों को लिखने में क्या होता है, इधर होना चाहिए, बाकी पता तो कुछ नहीं रखते हैं वो। इसके अलावा भी मैं उनकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा, ये शहीदी स्मारक बने, इसके अलावा एक बहुत बड़ा हॉल हम बनाएंगे जिसमें एक एक शहीद की जीवनी, उसका चित्र लगा के एक म्यूज़ियम टाइप भी बनाएंगे। उसके लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। ये 2 चीज़ें हैं, एक शहीदी स्मारक कुलीद चौक में जिसमें 10 लाख सीडीएफ में जो काम हुआ वो वर्क डन अगेंस्ट उनने पेमेंट ली, और स्तंभ और पेंट या जो भी फिनिशिंग है वो पेंडिंग है ड्यू टू डिस्प्यूट। और दूसरा जो हमने यहाँ पे खुद भी मैंने भी घोषणा की है कि एक बहुत बड़ा हॉल ले रहे हैं, उसके लिए हमने ज़मीन भी देखी है, थोड़ा कॉस्टली ज़मीन है, हम मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए पैसा वो भी बनाएंगे हम। शहीदी कोई समय सीमा
नहीं, समय सीमा शीतल जी वो फिक्स नहीं है। अगर समय सीमा अभी मैं बता देता हूं तो कल कोरोना के कारण कुछ नहीं हो पाया तो उस वक्त फिर सवाल उठेंगे। समय सीमा नहीं है, आस्था श्रद्धा की बात है, इसमें समय सीमा की नहीं है। वो हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई बोले कि नहीं इन्होंने बनाया तो तब बनाया। हम जो हमारी मन में एक आस्था है उन शहीदों के प्रति, वो आपको दिखेगी, वो आपको मतलब ज़रूर हम प्रकट करेंगे। और कुछ किया भी है, कुछ और भी होगा। सुनील जी, मैं जब भी आपसे बात करता हूं, जब भी आपके साथ इंटरव्यू होता है तो आतंकवाद का मुद्दा ज़रूर उठता है। कोरोना की इस महामारी के अंदर भी किश्तवाड़ में देखा जाए, डोडा में देखा जाए या फिर कश्मीर के कुछ हिस्सों में देखा जाए तो आतंकवाद सक्रिय है। पर्टिकुलर किश्तवाड़ के अंदर देखें तो आतंकवाद एक बार फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। तो आपका क्लियर कट क्या है आतंकवाद को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत समय हमारा ये अर्स्टवाइल डोडा जो है, जिसे हम चंद्रभागा विभाग कहते हैं, ये बड़ा शांत रहा। आतंकवादी यहाँ पे समाप्त किए। हमारे यहाँ पे जांबाज नौजवानों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी भी दी, उनके कारण यहाँ पे बहुत समय शांति रही। पाकिस्तान इस वक्त डेस्परेट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां अंदर से। वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करे। काफ़ी प्रयास उनने कश्मीर में किए। साउथ कश्मीर में तो उन्होंने एक्सट्रीम लेवल तक बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। अभी आप पीछे देखा होगा आपने, नॉर्थ कश्मीर में, जिसे हम कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला एरिया कहते हैं, नॉर्थ कश्मीर में उन्होंने एक्टिविटीज़ को तेज़ किया, जिसमें हमारे कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद जैसे जांबाज लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। वहाँ पे भी उनने एक्टिविटीज़ को तेज़ किया हुआ है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, पाकिस्तान और कश्मीर में बैठे उनके जितने भी वो जिसे हम चमचे ही कहेंगे, वो ये कहते हैं कि हम इसको जम्मू प्रोविंस में भी फैलाएं, जम्मू प्रोविंस में भी डिस्टर्ब करें। वो ये प्रयास पिछले 2 सालों से कर रहे हैं और उसके लिए ये बेस्ट प्लेटफार्म किश्तवाड़ को मानते हैं। एडजॉइनिंग में है, बॉर्डर है अनंतनाग से, यहाँ पे आने में बड़ा इजी है, रास्ता भी है जो गर्मियों में चलता है। यहाँ पे कम्युनल क्लेशेस की तरफ वो इस किश्तवाड़ को लेना चाहते हैं और यहाँ से पूरे जम्मू को जलाना चाहते हैं। ये एक प्रायोजित एक योजना के तहत पाकिस्तान में ये तैयारी होती है और उसी को अंजाम देने के लिए कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, जिसमें 2018 से लेके अभी तक है और अभी भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि इनको चुन चुन के मारा भी जा रहा है। अभी आपने देखा 3 लोग बटौत में मारे गए, फिर उसके बाद वो एक और मिलिटेंट वहाँ डोडा में मारा गया, अभी पीछे एक और मारा गया, और भी पकड़े भी गए, और भी मुझे लगता है कि ये बचेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद किश्तवाड़ के द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में डिस्टरबेंस फैलाना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल मौजूद मिलता है इनको, जिसको बहुत अंदर से वो एक रेडिकलाइजेशन, एंटी नेशनल वो रहता है, वो मटेरियल है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं उसी मटेरियल का उपयोग करके वो पूरे जम्मू प्रोविंस को निशाना बनाने के लिए किश्तवाड़ को एक बेस्टन बनाना चाहते हैं, बेस बनाना चाहते हैं। इसलिए किश्तवाड़ निशाने पे आतंकवाद के। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ की जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है बहुत ही सक्रिय है। मैं मुबारकबाद दूंगा खासकर यहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, जिन्होंने पाशिद इकबाल और विशाल सिंह का बदला केवल 72 घंटे में दिखाया। और बदला ही नहीं, उसके बाद फ्यूचर में भी कभी कोई ऐसी बात न हो, उसके लिए भी पूरी प्लानिंग से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यहाँ पे पूरा एक जाल बुना हुआ है। तो उनका प्रयास लगा हुआ है। एक कोल्ड वार है, एक अंदर से जिसे हम गोरिल्ला वार कह रहे हैं। ये कोई डायरेक्ट बॉर्डर पे वार नहीं है, जाके हमने उनके 100 सिपाही खड़े थे, हमने ख़त्म किए तो हमने उसको कब्ज़ा किया। ये अंदर से ही, हमारे अंदर मटेरियल है, हमारे अंदर कुछ ऐसे जयचंद बैठे हैं, इनको भी ख़त्म करना होगा। वरना पाकिस्तान की मजाल थोड़ी थी कि वो यहाँ अंदर आके अपने लोगों को बसाए। कहीं न कहीं यहाँ कुछ ऐसा मटेरियल है, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके उस जिसे कहेंगे हम एक इरादा जो है उसको सफल करने पे तुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवादी लोगों की भी बहुत संख्या है और राष्ट्रवादी लोगों का भी बहुत बड़ा जुनून है। जो उनका इरादा है उनको कुचल के रखेंगे और आज तक किया है, आगे भी करेंगे। सुनील जी, आखिर पे आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहता हूँ। कोरोना की महामारी चल रही है तो आपका क्या संदेश रहेगा यहाँ के लोगों के लिए? मुझे लगता है कि कोरोना से अब लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ये कोई
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम जीना ही छोड़ दें। हमने लड़ना सीखना है और इस कोरोना से भी लड़कर हमने ज़िंदगी को जीना है। सिर्फ प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान रखना है। जो प्रिकॉशंस है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का है, फेस कवर का है या कोई गैदरिंग का है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। इसको ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी को जीना है और काम भी करना चाहिए। मैं एक ज़रूर यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अब थोड़ा सा लोगों को भी वो काम करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। यहाँ की दुकानें जितनी हैं बिल्कुल ही हमने बिल्कुल क्लोज़ रखी हुई है, तो अचानक लोगों को वो ध्यान आता है, दौड़ते हैं फटाफट दुकानें बंद होंगी, तो खुला रख देना चाहिए। लॉकडाउन ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस जो हैं उस पे आपने, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन करना है, बाहर के लोगों को इस प्रकार से वो छोड़ना नहीं है, लेकिन अंदर जो लोग हैं उनको खुले से आपको काम करने देना चाहिए, गाड़ियों को चलने देना चाहिए, दुकानों को डे नाइट मुझे लगता है कि खुले रहना देना चाहिए। दुकानें खुली होंगी, रश कम होगा। दुकानों को बड़े लिमिटेड टाइम तक आप खोलेंगे तो रश बढ़ेगा। तो मैं बात भी करूंगा और आपके माध्यम से भी ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि दुकानों को खोल दीजिए, गाड़ियों को चलने दीजिए, कारोबार को चलने दीजिए, लेकिन आम जनमानस के लिए मेरी प्रार्थना रहेगी, मैं संदेश नहीं कहूँगा, कि जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क की है, फेस कवर की जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डिस्टेंसिंग की है, जिसे गैदरिंग की है, उसको हमने अवॉइड नहीं करना है। उसको ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी को जीना है, काम करना है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ मौजूदा जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी से जम्मू कश्मीर से सुनील शर्मा जी, जो यहाँ से MLA भी रह चुके हैं। ख़ास मुद्दों पे हमने बातचीत की, खासकर इस वक्त कोरोना वायरस का जो ये कहर चल रहा है, इन्होंने अपने बहुमूल्य शब्द यहाँ के लोगों के लिए रखे और साथ ही साथ बेरोज़गारी के ऊपर भी बात हुई और आतंकवाद का एक बड़ा मुद्दा है। तो इनकी पार्टी का ये क्लियर कट है कि जहाँ भी आतंकवादी पनपता है या जहाँ भी आतंकवाद अपना पैर फैलाने की कोशिश करता है, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार उनको जो है ध्वस्त करने में या फिर उनको नष्ट करने में लगातार जारी है और आगे आने वाले दिनों में भी रहेंगे। आप देखते रहिए फायर मीडिया।